तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ब्लेड रनर 2049 के बारे में, जो कि रिलीज हुई थी 2017 में। और हाँ, ये सेकंड पार्ट है। इसके पहले अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो थोड़ा वेट करो, मेरा अगला वीडियो उसी पर होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना और इस वीडियो को अभी लाइक कर दो। सो ये मूवी की स्टोरी एक्चुअली कंटिन्यू मूवी के फर्स्ट पार्ट से है, लेकिन काफी अलग है। आपको याद होगा फर्स्ट पार्ट की टाइमलाइन 2019 है, बट इस मूवी की टाइमलाइन 2049 है। मूवी के फर्स्ट पार्ट में अगर आपने देखा हो तो आपको याद होगा कि रेप्लिकेंट्स हुआ करते थे। इनको बोला जाता था नेक्सस 6 रेप्लिकेंट्स। इनमें नेक्सस 6 क्या होता है, तो ये रेप्लिकेंट्स के वर्जन जैसा वर्क करता है। तो 2019 में जितने भी रेप्लिकेंट्स थे वो सब नेक्सस 6 थे, जिनको बनाया था डॉक्टर डैरल ने। बट आपको याद होगा मूवी के लास्ट में कि डॉक्टर साहब को उसी के क्रिएशन राय ने बेरहमी से मार डाला था और खुद भी मर गया था। सो टेरल के मरने के बाद पूरे लॉस एंजलिस में तहलका मच गया था, क्योंकि उसी की कंपनी द टेरल कारपोरेशन जो रेप्लिकेंट्स को बनाया करती थी। बट टेरल के जाने के बाद 2020 में वो पूरी कंपनी बैंक करप्ट हो गई। बट फिर उस कंपनी को अपने अंडर में ले लेता है एक शख्स जिसका नाम होता है नियंडर वालिस। फिर ये कंपनी के प्रोडक्शन को अगेन स्टार्ट करता है और रेप्लिकेंट्स बनाना स्टार्ट करता है। रेप्लिकेंट्स के न्यू वर्जन्स बनाता है, नेक्सस 8, नेक्सस 9, और आप सोच रहे होंगे नेक्सस 7 कहाँ गया, तो उसके बारे में भी थोड़ी देर बाद बात होगी। इसी 2020 के टाइमलाइन में एक अंडरग्राउंड रेप्लिकेंट्स का एक ग्रुप भी बन जाता है। इस ग्रुप को नेम दिया गया होता है रेजिस्टेंस। और ये क्यों बना होता है, तो यहाँ पर वॉलेस अब एक न्यू ऑर्डर रिलीज करता है जिसमें ओल्ड रेप्लिकेंट्स जितने भी बचे होते हैं उनको मारने का ऑर्डर देता है। ओल्ड रेप्लिकेंट्स मतलब नेक्सस 9 छोड़ के जितने भी ओल्ड मॉडल्स हैं उन सबको रिटायर करना। उनको रिटायर वही लोग करेंगे जिनको बोला जाता है ब्लेड रनर। इसलिए सारे रेप्लिकेंट्स इकट्ठा होकर अपना ग्रुप बना लेते हैं और अंडरग्राउंड हो जाते हैं। अब अगर आपको फर्स्ट पार्ट का लास्ट सीन याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ। लास्ट में डेकार्ड रेचल को अपने साथ लेकर न्यू लाइफ स्टार्ट करने चला गया था, और हमें ये तो पता था कि रेचल एक रेप्लिकेंट थी, बट ये चीज कंफर्म नहीं करी गई थी कि डेकार्ड भी एक रेप्लिकेंट था। लेकिन हमने ये मान लिया था कि डेकार्ड भी एक रेप्लिकेंट है। फिर वो दोनों वहाँ से कहाँ गए ये फिलहाल तो किसी को नहीं पता था, बट अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। तो अब हम आ जाते हैं मूवी के मेन प्लॉट पे, जहाँ से मूवी स्टार्ट होती है। तो ये टाइम होता है 2049 और सबसे पहले हम एक आदमी को देखते हैं। इसका नाम होता है के। ये एक ब्लेड रनर होता है, मतलब रेप्लिकेंट्स को मारने का काम करता है, बट एक्चुअली में खुद भी एक रेप्लिकेंट होता है। हाँ, ये इस मूवी में पहले ही बता दिया गया, फर्स्ट पार्ट की तरह मिस्ट्री में नहीं छोड़ा गया। इसकी मिस्ट्री और ज्यादा मस्त है। सो के नेक्सस 9 वर्जन का रेप्लिकेंट होता है। इसको ऑर्डर मिलता है कि अपने ओल्ड नेक्सस 8 वाले रेप्लिकेंट को माराओ, मतलब रिटायर कराओ। तो सबसे पहले ये जाता है एक फार्मर के घर, यहाँ ये मिलता है बटिस्टा से। इसका मूवी में नेम होता है साइपर मॉर्टन। ये एक नेक्सस 8 रेप्लिकेंट होता है और के को इसे रिटायर करना होता है। इसकी आंख निकालकर ले जानी होती है। इनकी फाइट होती है, बट लास्ट में के सेपर को मार डालता है। लेकिन मरने से पहले सेपर एक चीज बोलता है कि तुम अपने ही जैसे अदर रेप्लिकेंट्स को इसलिए मार रहे हो क्योंकि तुमने आज तक कोई भी मिरेकल नहीं देखा है। और यह कहकर सेपर मर जाता है और के इसके घर के बाहर एक ट्री देखता है जो कि पूरी तरीके से सूख चुका था, जिसके नीचे जमीन के अंदर कोई बॉक्स दफन होता है। तो ये बॉक्स को निकाल कर अपने बॉस को उस पर टेस्ट करने के लिए भेज देता है। और हर मिशन के बाद के का एक टेस्ट होता है, मे बी हर ब्लेड रनर का होता होगा। इस टेस्ट को बोला जाता है पोस्ट ट्रॉमा बेसलाइन टेस्ट। इसमें चेक किया जाता है कि रेप्लिकेंट सही वर्क कर रहा है कि नहीं, और हर बार के इस टेस्ट को आसानी से पास कर लेता था। और अब के लाइफ के बारे में बात करें तो के एक रेप्लिकेंट होता है, ये तो पता ही है। हाँ, इस टाइमलाइन में रेप्लिकेंट्स को ये पता होता है कि वो एक रेप्लिकेंट हैं, और उनको ये भी पता होता है कि उनके माइंड में मेमोरीज डाली गई हैं, ना कि मेमोरीज बनाई है उन्होंने। तो के पास भी कुछ मेमोरीज होती हैं जो डाली गई होती हैं। खैर, इसकी एक गर्लफ्रेंड होती है। मूवी में एक्चुअली ये ना ही एक रेप्लिकेंट होती है और ना ही ह्यूमन, ये होती है एक होलोग्राफिक एआई। इसका नेम होता है जोई। ये वॉलेस की कंपनी का ही एक प्रोडक्ट होती है, और एक्चुअली में के की कोई फैमिली नहीं होती क्योंकि वो एक रेप्लिकेंट होता है। तो सिर्फ जोई ही उसका एक परिवार होती है। हालांकि ये बात कंफर्म नहीं करी गई है कि जोई भी उससे प्यार करती है कि नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक एआई होती है। बट इस टाइमलाइन में जब रेप्लिकेंट्स इतने रियल हो सकते हैं एकदम ह्यूमन की तरह, सो में भी जोई की प्रोग्रामिंग भी इस तरह की गई होगी कि इसकी फीलिंग्स भी रियल होंगी, मतलब ये भी कैसे सच्चा वाला प्यार करती होगी। बट प्रॉब्लम ये होती है ये जोई एआई स्पेशली इसी के लिए बनाया गया होता है ताकि ये लोगों के अकेलेपन को दूर कर सके। तो ये जोई बहुत लोगों के पास होती है विद सेम फेस एंड सेम नेम। बहुत लोग इसका यूज करते हैं और के उन सब में से एक होता है। सो मे बी जोई के पास फीलिंग ना हो, वो बस ऐसे ही प्रोग्राम करी गई हो। खैर, के इसको अपनी एनिवर्सरी में एक गिफ्ट देता है, एक गैजेट। ये होता है एमिनेटर, और के जोई का सारा डेटा उठा के एमिनेटर में डाल देता है। इससे अब जहाँ भी के अपने साथ एमिनेटर ले जाएगा, जोई भी उसके साथ चिपक के उसके साथ चली जाएगी।
खैर, अब यहाँ से मूवी की मेन मिस्ट्री स्टार्ट होती है। जब के अपने ऑफिस जाता है और इसकी बॉस लेफ्टिनेंट उसी बॉक्स को जो उन्हें जमीन में दफन मिला था उसको एग्जामिन कर रही होती है, तो उस बॉक्स के अंदर उनको एक पूरा स्केलेटन मिलता है। इनको लगता है कि एक ह्यूमन का स्केलेटन होगा, सो ये उस पर रिसर्च करते हैं। तो इनको पता चलता है कि ये स्केलेटन 30 साल पुराना है और किसी ह्यूमन लेडी का था जो प्रेग्नेंट थी, और प्रेगनेंसी की वजह से ही बच्चे की डिलीवरी के टाइम उसकी मौत हो गई। लेकिन वो बच्चा बच गया था, मतलब यही कहीं रियल वर्ल्ड में वो बच्चा घूम रहा होगा। लेकिन के यहाँ एक हैरान करने वाली चीज नोटिस करता है। उसे लेडी के स्केलेटन की एक बोन में उसको एक सीरियल नंबर दिखता है। इसका मतलब कि वो एक रियल ह्यूमन नहीं थी, वो एक रेप्लिकेंट थी। तो यहाँ सबका दिमाग हिल जाता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, एक रेप्लिकेंट मतलब एक रोबोट किसी बच्चे को जन्म कैसे दे सकती है। लेकिन प्रूफ उनके सामने होता है और ये देखकर लेफ्टिनेंट के होश उड़ जाते हैं। ये समझ जाते हैं कि अगर ये खबर बाहर दुनिया में किसी को पता चली तो फिर बवाल खड़ा हो जाएगा, एक नया वार शुरू हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मल वे में ह्यूमन और रेप्लिकेंट्स के बीच एक सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है, ह्यूमन से एक नई सोल को जन्म दिया जा सकता है, बट रेप्लिकेंट ऐसा नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर यह बात गलत साबित हो रही थी। तो इसी डर की वजह से लेफ्टिनेंट के को ऑर्डर देती हैं कि ये खबर बाहर की दुनिया में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और के को नया असाइनमेंट मिल जाता है कि इस केस से जरूरी जितनी भी चीजें हैं सबको इरेज कर दो, ताकि कोई सीक्रेट के बारे में जान ही ना पाए। और अगर आपको वो बात याद होगी जो साइपर ने बनने से पहले के से बोला था कि तुमने आज तक कोई मिरेकल नहीं देखा, तो वो इसी मिरेकल की बात कर रहा था। अब के को उस बच्चे को ढूंढना था और उसे ढूंढ कर मारना भी था, ऐसा इसको ऑर्डर मिला था। लेकिन यहाँ के को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, आखिर रेप्लिकेंट किसी को पैदा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यह भी एक रेप्लिकेंट होता है, तो इसके लिए भी काफी सोचने वाली बात होती है। तो अब ये इस मिशन में पूरी शिद्दत से लग जाता है और एक हेडक्वार्टर जाता है। यहाँ पर हर मॉडल की रेप्लिकेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, 2020 में जब कारपोरेशन ठप हुई थी और वॉलेस ने उसकी जगह ले ली थी, उसके थोड़े टाइम बाद पूरे लॉस एंजलिस में एक ब्लैकआउट हुआ था। सारे डिजिटल चीजें सब कुछ एकदम बंद हो गया था, हर जगह अंधेरा कायम हो गया था और ये चीजें पूरे 10 दिन तक चली थी। मतलब ब्लैकआउट पूरे 10 दिन तक चला और जब 11वें दिन ब्लैकआउट हटा तो रेप्लिकेंट का सारा डेटा, सारी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन गायब हो गई। फोटोज, फाइल्स, सब कुछ एकदम वाइनिश। और ये किसने किया था? ये मैंने अभी एक रेप्लिकेंट ग्रुप के बारे में आपको बताया था, रेजिस्टेंस। उन्होंने ये ब्लैकआउट किया था। क्यों किया था इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जबकि यहाँ जाता है, उस स्केलेटन के बारे में डिटेल्स निकलवाता है तो उसको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि ब्लैकआउट में उसकी इंफॉर्मेशन गायब कर दी गई थी। लेकिन यहाँ पर एक लेडी आती है, इसका नेम होता है लव। ये वॉलेस की फेवरेट रेप्लिकेंट होती है और ये के को लेके एक रूम में जाती है जहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो कि ओल्ड रेप्लिकेंट्स को लेकर वॉलेस ने सिक्योर करके रखा था। इसलिए ब्लैकआउट से ये सभी इंफॉर्मेशन बच गई थी। और के को यहाँ उस स्केलेटन के सीरियल नंबर से एक ऑडियो फाइल मिलती है जिसमें डेकर्ड नेम से एक शख्स किसी रेप्लिकेंट का टेस्ट ले रहा होता है। और जिन्होंने इस मूवी का फर्स्ट पार्ट देखा होगा उनको पता होगा कि डेकर्ड कौन है। जी हाँ, ये फर्स्ट पार्ट का हीरो है। ये जो ऑडियो फाइल के और लव सुन रहे होते हैं, ये फर्स्ट पार्ट का वो वाला सीन होता है जिसमें डेकर्ड जब फर्स्ट टाइम रेचल से मिला था और रेचल का टेस्ट ले रहा था कि वो रेप्लिकेंट है कि नहीं। तो इसी सीन की हल्की सी ऑडियो क्लिप के सुनता है जिसमें इसे डेकर्ड नेम सुनाई देता है, बट रेचल का नाम ऑडियो में कहीं नहीं लिया जाता, इसलिए इसको रेचल के बारे में कुछ नहीं पता चलता। बट मैंने बोला था दोनों पार्ट कनेक्टेड हैं और मैं इस मूवी की आधी मिस्ट्री खत्म करता हूँ जो मूवी में आगे चल के पता चलती है, बट मैं अभी ही बता देता हूँ। सो हमको जो बॉक्स के अंदर स्केलेटन मिला था वो रेप्लिकेंट एक्चुअली में कोई और नहीं बल्कि मूवी के फर्स्ट पार्ट वाली रेचल की थी। लास्ट में डेकर्ड और रेचल अपनी जिंदगी जीने के लिए चले गए थे, लेकिन ओल्ड रेप्लिकेंट को मारने का ऑर्डर पहले ही चला आ रहा था, इसलिए उनकी जान के पीछे ब्लेड रनर्स पड़े थे। बट फिर इनकी मुलाकात हुई उन्हीं रेजिस्टेंस ग्रुप से, ये उसमें शामिल हो गए और तभी फिर रेचल प्रेग्नेंट हो जाती है डेकर्ड के बच्चे के साथ और उसको पैदा करते टाइम ही रेचल की मौत हो जाती है। और रेजिस्टेंस का पूरा ग्रुप इस मिरेकल को देखकर हैरान रह जाता है कि ये पॉसिबल कैसे है, बट बच्चा उनके सामने था। और फिर ये सब अपने आप से उस बच्चे को सेफ रखने का प्रॉमिस करते हैं। और अब सवाल आता है कि वो बच्चा कहाँ है, जो ऑब्वियसली अब तक बड़ा हो गया होगा क्योंकि 30 साल पुराना केस हो गया था ये। खैर, अब एक क्वेश्चन निकल कर ये आता है कि आखिर कैसे रेचल प्रेग्नेंट हो सकती है, क्योंकि वो तो एक रेप्लिकेंट होती है। तो आपको ये बात पता है कि रेचल को डॉक्टर डैरल ने बनाया था और जैसे आपने अभी देखा कि रेप्लिकेंट बिल्कुल ही ह्यूमन बीइंग जैसे होते हैं, इवन उनके पास बोन्स भी होती हैं। मतलब टैरर रेप्लिकेंट को बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी दोनों का प्रॉपर यूज करके बनाता था। और इसने एक जगह बोला भी था कि रेचल बाकी रेप्लिकेंट से हट के है, वो एक स्पेशल रेप्लिकेंट है। तो स्पेशल से टैरल का कहने का मतलब यही था कि रेचल की बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हैं, मतलब वो एक न्यू बीइंग को पैदा कर सकती है। और जब रेचल की बोन्स से वो रेप्लिकेंट का सीरियल नंबर मिला था तो वो नंबर N7 से स्टार्ट था।
इंसार्ट नेक्सस 7 मतलब रेचल नेक्सस 7 मॉडल की रेप्लिकेंट थी और इस मॉडल का कोई भी रेप्लिकेंट मूवी में दिखाई नहीं दिया था। बट यहाँ एक चीज होती है कि नेक्सस 7 और उससे पहले सारे रेप्लिकेंट्स को डॉक्टर डैरल ने बनाया था और उसके बाद के रेप्लिकेंट्स को वॉलिस ने। और इसी वजह से न्यू रेप्लिकेंट में रिप्रोडक्शन वाले एबिलिटी नहीं होती क्योंकि टेरल मर गया था और वॉलेस को इस टेक्नोलॉजी के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। खैर यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वॉलेस को पहले से पता था उस चाइल्ड के बारे में कि रेप्लिकेंट ने एक चाइल्ड को जन्म दिया है, बट ब्लैकआउट की वजह से इसको भी ज्यादा जानकारी नहीं थी और इसीलिए वो लब से हमेशा बोलता रहता है कि मुझे बच्चा ला कर दो। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं वॉलेस के बारे में। सो वॉलेस को मूवी में विलन लुक दिया गया है। वो एक बिजनेसमैन होता है और या अपने आप को भगवान बनाना चाहता है। इसका एक ही मोटो होता है पावर। इसको बस रेप्लिकेंट्स की एक बड़ी आर्मी खड़ी करनी होती है और उनका गार्ड बनकर रहना होता है। इसको अपनी कंपनी के मास प्रोडक्शन की हाईएस्ट लिमिट तक जाना होता है और जब इसको पता चलता है कि रेप्लिकेंट्स का रिप्रोडक्शन पॉसिबल है तो फिर इसको वो टेक्नोलॉजी भी चाहिए होती है क्योंकि फिर ये इन्फिनिट नंबर तक रेप्लिकेंट क्रिएट कर सकता है। खैर अब के अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। उस बच्चे को ढूंढने वाली ये गैप से मिलता है और के इससे डेकर्ड के बारे में पूछता है। ये डेकर्ड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता क्योंकि ये अपने काम में बिजी होता है। ये बोलता है कि डेकर्ड रिटायर कर दिया गया था, मतलब मार दिया गया था और आपको पता होगा रिटायर कौन किए जाते हैं। जी हाँ, रेप्लिकेंट्स। सो अगेन ये प्रूफ होता है कि डेकर्ड एक रेप्लिकेंट था। इस साइड लब भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगी थी क्योंकि के की तरह उसको भी ऊपर से ऑर्डर आया था कि बच्चा ढूंढ के मुझे दो। तो ये भी के ऑफिस जाके रेचल के स्केलेटन को अपने साथ ले जाती है और वहाँ वो एक आदमी को मार डालती है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग के पर छुप के नजर रख रहे होते हैं। ये लोग वही रेजिस्टेंस ग्रुप के लोग होते हैं। नाउ अब के अगेन साइपर के घर जाता है क्लूज ढूंढने के लिए, जहाँ इसको उस ट्री के नीचे एक डेट देखने को मिलती है 6 अक्टूबर 21। ये डेट देखते ही के काफी चौंक जाता है। सो हमें बीच में के पास की कुछ मेमोरीज दिखाई जाती हैं और ये रेप्लिकेंट होता है, मतलब इसके अंदर मेमोरीज इंसर्ट की गई हैं। सो इस मेमोरी में के एक छोटा बच्चा होता है जो किसी अजीब सी जगह में होता है और कुछ और बच्चे इसका पीछा कर रहे होते हैं क्योंकि इसके हाथ में एक टॉय होता है, एक हॉर्स, और बाकी बच्चों को ये चाहिए होता है। सो ये वहीं एक जगह पर उस हॉर्स को छिपाने लगता है और इस टॉय के नीचे वही सेम डेट लिखी होती है जो इस पेड़ के नीचे लिखी होती है और ये टॉय को वहाँ छुपा कर निकल जाता है। यहाँ मतलब जरूर के का पर्सनली इस केस से कुछ लेना देना है और यही चीज के भी सोचने लगता है क्योंकि दोनों जगह सेम डेट होना कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तो ये यहाँ से एक डीएनए आर्काइव में जाता है और के यहाँ पर उसी ट्री के नीचे वाले डेट को इंटर करता है और चेक करता है कौन कौन बच्चे उस दिन पैदा हुए थे। उसको 2 बच्चों के बारे में पता चलता है, एक बॉय एक गर्ल। प्रॉब्लम ये होती है कि दोनों के पास सेम डीएनए होते हैं जो कि इम्पॉसिबल होता है क्योंकि सबका डीएनए अलग अलग होता है और इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये दोनों गर्ल और बॉय एक ऑर्फनेज में पले बढ़े थे और गर्ल की उसी ऑर्फनेज में मौत हो गई थी किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से और बॉय उस ऑर्फनेज से गायब हो गया था। जोई यहाँ अपना दिमाग लगाती है। इसका कहना होता है कि ये जानती थी कि तुम स्पेशल थे क्योंकि तुम ही वो चाइल्ड हो जिसको तुम ढूंढ रहे हो। तुम उस रिप्लिकेंट के चाइल्ड हो। बट ऑब्वियसली के इस बात पे बिलीव नहीं करता और फिर और इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। फिर वो उस ऑर्फनेज जाने के लिए निकल जाता है। इसके बावजूद उसकी बॉस ने उसको जाने से मना किया था, लेकिन अब बात के ऊपर खुद आ गई थी। लेकिन रास्ते में इसके ऊपर वहीं के कुछ लोग अटैक कर देते हैं, लेकिन इसको बचा लेती है लब। वो आसमान से हवाई फायर करके सबको मार डालती है और वो ऐसा क्यों करती है क्योंकि उसको भी चाइल्ड चाहिए था और के उसी चाइल्ड को ढूंढने में लगा था और जोई का जो एमिनेटर था उसको वॉलिस की कंपनी ने ही बनाया था। सो इसीलिए उस एमिनेटर के जीपीएस से लब को के की लोकेशन का पता चल रहा था। खैर के उसी ऑर्फनेज के अंदर जाता है जहाँ यह वहाँ के ओनर को डरा के उससे सारे बच्चों का ओल्ड रिकॉर्ड निकलवा लेता है, लेकिन इसको कुछ नहीं मिलता। बीच के सारे ईयर्स का रिकॉर्ड गायब था। वहीं रेजिस्टेंस का काम होगा ये भी। लेकिन जब के ऑर्फनेज में टहल रहा होता है तो इसको यहाँ अपना अपना जैसे लगता है। इसको फ्लैशबैक आ रहे होते हैं क्योंकि आपको इसकी मेमोरी याद होगी। तो वो एक्चुअली में इसी प्लेस की मेमोरी थी। कुछ लोग इसे बुली कर रहे थे उसके टॉय को लेके और के फिर उसी जगह जाता है जहाँ इसने अपनी मेमोरी में वो हॉर्स छुपाया था। सो वो हॉर्स अभी तक उसी जगह पर होता है। इसका मतलब ये बात क्लियर हो जाती है कि के ही वो चाइल्ड होता है। इसकी मेमोरी जो इसके माइंड में होती है वो रियल मेमोरीज होती है और इसी वजह से उसका दिमाग खराब होने लगता है। बट स्टिल एक चीज उसको कंफर्म नहीं होती कि क्या उसकी मेमोरीज रियल हैं, मतलब उसकी खुद की हैं, या फिर इसकी मेमोरीज को उसके दिमाग के अंदर डाला गया है, मतलब इम्प्लांट किया गया है। सो इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए एक जगह जाता है और एक लड़की से मिलता है। इसका नेम होता है डॉक्टर एना और ये होती है मेमोरी मेकर, मतलब रेप्लिकेंट्स के लिए जितनी भी मेमोरीज बनाई जाती हैं यही वो सब बनाती हैं और ये ग्लास केज के अंदर रहती हैं क्योंकि इसको ऑटो इम्यून डिफिशियंसी होती है इस वजह से। खैर
के इससे हेल्प मांगता है ये पता लगाने के लिए कि इसके माइंड में डाली गई मेमोरीज रियल है या फेक। एना यहाँ कहती है कि रियल मेमोरीज को रेप्लिकेंट के माइंड में डालना इलीगल होता है, बट स्टिल ये के की मेमोरीज को चेक करती है और फिर ये रोना स्टार्ट कर देती है क्योंकि के की मेमोरीज रियल होती हैं। एना बोलती है कि तुम्हारी मेमोरीज को कोई जी चुका है, मतलब वो रियल है, और के का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि अब ये फाइनली कंफर्म हो जाता है कि के ही रेचल का बेटा होता है। इसकी मेमोरीज रियल होती हैं। अब के का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है और उसके दुनिया को देखने का नजरिया भी पूरी तरीके से बदल जाता है क्योंकि अब इसके हिसाब से ये फैक्ट्री में बनाया नहीं गया बल्कि पैदा हुआ है। और अब ये उस टेस्ट को भी पास नहीं कर पाता क्योंकि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है और इसकी बॉस भी इसको जॉब से सस्पेंड कर देती है क्योंकि इसने ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए थे। और फिर के एमिनेटर का एंटीना भी तोड़ देता है जिससे लव उस लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाए। और फिर ये जोई के साथ एक वुड स्पेशलिस्ट के पास जाता है और अपना घोड़ा दिखाता है और यहाँ से इसको एक प्लेस के बारे में पता चलता है जहाँ की रेडियो एक्टिविटी इस घोड़े से मैच करती है। तो ये उस प्लेस पर जाता है और मिलता है अपने फर्स्ट पार्ट के हीरो से, मतलब डेकर्ड से। ये मरा नहीं था, बस बुढ़ा हो गया था। और हाँ, रेप्लिकेंट्स भी बूढ़े होते हैं। और यहाँ लव के ऑफिस जाती है और उसकी बास को मार डालती है क्योंकि वो के की लोकेशन नहीं देती, बट सिस्टम यूज करके लव को के की लोकेशन मिल जाती है और पूरी फोर्स के साथ वो निकल जाती है। अब डेकर तो के को नहीं जानता था और के बस इतना जानता था कि ये उसका बाप है और रेचल इसकी माँ है। और यहाँ इन दोनों की अच्छी फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन फिर डेकर समझ जाता है कि के इसको हार्म नहीं करना चाहता और फिर इन दोनों में बातें शुरू हो जाती हैं। फिर के इससे रेचल और उसके बच्चे के बारे में पूछने लगता है तो डेकर इसको बताता है कि बच्चे के पैदा होने के बाद इसने उसकी शक्ल तक नहीं देखी थी कि बच्चे को सेफ रखने के लिए रेजिस्टेंस ग्रुप वालों ने उसे एक ऑर्फनेज में भेज दिया था ताकि वो सबसे दूर रहे और सेफ रहे। और इसलिए डेकर्ड ने कभी अपने बच्चे को दोबारा ढूंढने या उससे कांटेक्ट करने की कोई कोशिश नहीं की क्योंकि फिर बच्चे की जान को खतरा हो सकता था। और के ये सब अपने ऊपर ले रहा होता है क्योंकि उसके हिसाब से ये वही चाइल्ड होता है, लेकिन ये डेकर्ड को नहीं बताता कि वही इसका पिता है। फिर अचानक डेकर्ड को पता चल जाता है कि कोई यहाँ आ रहा है। लव अपनी पूरी फोर्स के साथ यहाँ पहुँच जाती है और ये दोनों भागने लगते हैं, बट इन पर अटैक हो जाता है और लव के सामने वो एमिनेटर को तोड़ देती है जिससे जॉय परमानेंटली मर जाती है। और के को यहाँ अकेला छोड़कर डेकर्ड को अपने साथ लेकर चली जाती है, लेकिन के को अपने साथ कुछ लोग उठाकर ले जाते हैं। ये वही होते हैं रेजिस्टेंस ग्रुप वाले। और अब इस ग्रुप के बारे में बात करें कि आखिर ये क्या चाहते हैं, तो इस ग्रुप की एक लीडर होती है वन आई फ्रेसिया और इसका एक ही मोटो होता है। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी आंखों से एक मिरेकल देखा था, एक रेप्लिकेंट के द्वारा एक बेबी पैदा होते हुए देखा था, तो इसी बेबी को सिक्योर करने के लिए उन्होंने पूरा ब्लैकआउट किया था ताकि ये सारी डिटेल्स चुरा सके और फिर कोई भी इस बच्चे के बारे में ना जान पाए और इसके पीछे ना आ पाए। और यहाँ खुलती है इस मूवी की मेन मिस्ट्री। फ्रेसिया कैसे बोलती है कि हम सबने ऐसा इसलिए किया ताकि वो बच्ची सेफ रह सके। हाँ, बच्ची रेचल ने जिसको पैदा किया था वो एक गर्ल थी, ना कि बॉय। और फिर से के का दिमाग खराब हो जाता है। इसकी मेमोरीज फेक तो नहीं होती, वो रियल होती हैं, बट किसी और पर्सन की होती हैं। किसी और रियल पर्सन की मेमोरीज इसके अंदर डाली गई थी। आपको वो सीन याद होगा जिसमें के को पता चलता है कि सेम डीएनए के 2 बच्चे हैं। तो इसमें दिखाया गया था कि लड़की किसी बीमारी से मर गई थी और लड़का गायब हो गया था। तो वो सब इस रेजिस्टेंस ग्रुप की चाल थी। लड़की कभी मरी ही नहीं थी और वहाँ कोई लड़का था ही नहीं। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि कोई अगर रेचल की लड़की को ढूंढने का ट्राई करे, उसको पता चल जाए कि बच्ची पहले ही मर चुकी है और वो लड़के के पीछे भागने लगे। बट ग्रुप का बहुत बड़ा बैड लक ये होता है, गर्ल को ढूंढने का केस उस बंदे को मिलता है जिस बंदे के पास रियल गर्ल की सारी मेमोरीज होती हैं। इसी वजह से के जान पाया था, वरना ये कभी ये राज ढूंढ ना पाता। खैर, सवाल आता है कि आखिर ये रेचल की रियल बेटी है कौन? और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर एना होती है, वही मेमोरी मेकर। ये वहाँ फर्जी नहीं रो रही थी। इसने जब के की मेमोरीज देखी थी तो ये तुरंत समझ गई थी ये इसी की मेमोरीज हैं, इसलिए वो इमोशनल हो गई थी। और इसको बीमारी भी थी, ऑटो इम्यून डिफिशियंसी, जिसकी वजह से एक केज से बाहर नहीं निकल सकती थी। खैर, अब इस साइड डेकर्ड को दिखाते हैं जो वॉलेस के सामने बैठा होता है और वॉलेस इससे इसके बच्चे के बारे में पूछता है क्योंकि वॉलेस पर उस पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। और फिर वॉलेस डेकर्ड को इमोशनल करने के लिए रेचल को लाता है। ऑब्वियसली ये रियल रेचल नहीं होती, एक फेक रेप्लिकेंट होती है। फिर भी डेकर्ड इसको कुछ नहीं बताता। और इस तरफ हम के को देखते हैं जो पूरी तरीके से टूट चुका है, बट ये हार नहीं मानता और इसको फ्रेजा ने बोला था कि डेकर्ड को जाके मार डालो क्योंकि वही एक लूज सेंट है, उसी के थ्रू वॉलेस पता लगा पाएगा कि उसकी बेटी कहाँ है। हालांकि एना हमेशा से वॉलेस की नाक के नीचे थी, उसी के नीचे वर्क कर रही थी ऐसा मेमोरी मेकर, बट वॉलेस को कभी कोई आइडिया ही नहीं होता
अब डेकर्ड को लव किसी जगह ले जा रही होती है, मे भी टार्चर करने के लिए, ताकि ये बता दे इसकी बेटी के बारे में। लेकिन यहाँ बीच में इंटरफेयर कर देता है के और ये सबको मार डालता है। इसकी लव से भी अच्छी फाइट होती है, बट ये उसको भी मार डालता है और डेकर्ड को बचा लेता है। लेकिन इसको ऑर्डर मिला था डेकर्ड को मारने का, बट उसका कहना था कि ये दुनिया को ये बता देगा कि डेकर्ड वहीं समुद्र में बह के मर गया, और ये डेकर्ड को यहाँ से लेके उसकी बेटी से मिलाने के लिए जाता है। के को पता था कि एना डेकर्ड की रियल बेटी है, और डेकर्ड अंदर अपनी बेटी से मिलने चला जाता है और के बाहर घायल था, इसलिए वहीं लेटकर मर जाता है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। तो गाइज, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ।